Good morning students and welcome to class 8 and the third chapter of the geography, the minerals and the power resources. In our last chapter we completed the minerals and the distribution of the minerals in the whole world, use of minerals and the conservation of the minerals. In today's class we are going to discuss the power minerals of the world, and we also discuss the type of the power resources, the conventional and non-conventional resources, and the production of these resources in the whole world or a distribution of the energy resources. So students, today we are going to discuss the power or the energy resource of the world. आज हम अपनी क्लास के अंदर पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि what are the power resource? The minerals which are used to generate power are called power resources. वे रिसोर्स या वे मिनरल्स जिनका यूज एनर्जी जनरेट करने में होता है, उन रिसोर्सेज को पावर रिसोर्स या एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। अब एनर्जी का मतलब क्या? सिंपल सा है, आप मशीनरी देखते हैं, मशीनरी किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, बिजली से चलेगी। आप लोगों ने भाप वाला इंजन देखा होगा, स्टीम इंजन, किससे चलता है? कोल से चलता है। हमारी जो व्हीकल्स है, हमारी जो गाड़ियां हैं, वो किससे चलती है? वो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है और सीएनजी गैस से चलती है। गैस का यूज भी देखते हैं आप, ग्रीन कलर की जो हमारी ऑटो होती है, सीएनजी ऑटो जो होती है ना। तो इन रिसोर्सेज का यूज, इन मिनरल्स का यूज पावर बनाने में, एनर्जी बनाने में किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अपना टॉपिक, द पावर रिसोर्स एंड द टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ द पावर रिसोर्स। क्या होता है पावर रिसोर्स? द पावर रिसोर्स इज द मिनरल्स बाय व्हिच वी गेट एनर्जी लाइक कोल, गैस एंड पेट्रोलियम। वे मिनरल्स या वे सारी चीजें जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, उन सब रिसोर्सेज को, उन सब मिनरल्स को हम लोग पावर रिसोर्स कहते हैं। सेकेंड थिंग, द टाइप ऑफ द पावर रिसोर्सेज। बच्चों हम लोगों ने मिनरल्स पढ़ा, मिनरल्स में भी हमने टू टाइप ऑफ मिनरल्स पढ़ा, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। उसी तरह से पावर रिसोर्स भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज द कन्वेंशनल रिसोर्सेज, सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। दो तरह के पावर रिसोर्स होते हैं, फर्स्ट इज कन्वेंशनल एंड सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। अब पहले आप मीनिंग समझ लें। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज है जिनका यूज हम कई हजारों सालों से करते आ रहे हैं, कई 100 सालों से जिनका यूज हो रहा है, वो तो है कन्वेंशनल रिसोर्स, मतलब ट्रेडिशनली जिसका यूज कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स वे हैं जिनका यूज हमने पिछले कुछ सालों में रिसोर्स को डेवलप किया है। जैसे देखिए बच्चों, पहले से आपने देखा होगा कि जो विलेज एरिया, वहाँ पर लोग कुकिंग के लिए, अपनी डोमेस्टिक या घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए फायरवुड या लकड़ी का यूज करते थे, कोयले का यूज करते थे, ताकि खाना पका सके, अपनी बाकी गर्म पानी कर सके, बाकी सारी जरूरतों के लिए। ठीक है, इसी तरह से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है कन्वेंशनल रिसोर्स है जिनका यूज इंसान कई 100 सालों से कर रहा है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि ये रिसोर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमने डिस्कस किया है बच्चों, लास्ट जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ा था, मिनरल्स पढ़ा था, कि धीरे धीरे हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके चक्कर में हम लोग सारी रिसोर्सेज को, सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं अनलिमिटेड, मतलब जरूरत से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से हम लोग यूज करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में ये रिसोर्सेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि रिसोर्सेज को रीन्यू होने में हजारों साल लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपनी नीड को ध्यान में रखते हुए दूसरी चीज, धीरे धीरे इन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए इंसान ने नए तरीके निकाले हैं एनर्जी के। मतलब कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के अलावा भी और सारी चीजें हैं जिनसे हमको एनर्जी मिल सकती है। जैसे आप देखिए सोलर पावर, आप देख रहे हैं आजकल जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स है, वो भी सोलर बैटरी से चलती है। आपके घर की जो लाइट्स है उसके लिए बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से सोलर पावर है, विंड एनर्जी है, टीडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये नए रिसोर्स है। तो इस तरह से टू टाइप ऑफ रिसोर्स है, कन्वेंशनल रिसोर्स जो हम लोग कई 100 सालों से यूज
जैसे देखिए फायर, गांव के अंदर रहने वाले ज्यादातर जो विलेजर्स हैं वो लोग फायरवुड का यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, ठीक है। कोयले का यूज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए आप, आयरन स्टील स्मेल्टिंग जो प्लांट होते हैं जहाँ पर आयरन को गलाया जाता है वहां पर कोल का यूज होता है, स्टीम इंजन में कोल का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद गैस, पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये तो हो गए कन्वेंशनल रिसोर्स जो हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, इसीलिए हमने नए रिसोर्स ढूंढ लिए जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, tidal एनर्जी, समुद्र की लहरों से जो एनर्जी बनाई जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायोगैस। बायोगैस जो होता है उसको बड़े बड़े कुओं में डाल के इससे गैस जनरेट होती है, मीथेन गैस बनती है जिसका यूज घर के डोमेस्टिक नीड में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये नॉन कन्वेंशनल यूज जो रिसोर्सेज है वो हो गए। अब हम बच्चों बात करेंगे कि अलग अलग एक एक रिसोर्स के हम लोग ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कहाँ पर ये रिसोर्स ज्यादा मिलते हैं, कहाँ पर ये मिनरल्स कम मिलते हैं, इनका प्रोडक्शन किन किन कंट्रीज में ज्यादा होता है, क्या यूज है इनका, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फायरवुड। आप सबको पता है विलेज एरिया में आज भी मोस्टली लोग जो है विलेजर्स जो है अपनी नीड को पूरा करने के लिए लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी बिन के लाते हैं, उसी लकड़ी का ये लोग अपने कुकिंग के अंदर बाकी सारे कामों में लकड़ी का यूज करते हैं। तो फायरवुड का आप सबको पता है। अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। हम लोगों ने हालांकि इसकी बात की है थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, आज से हजारों लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे जानवर जमीन में दब गए, ठीक है। तो अर्थ के अंदर के टेम्परेचर के कारण, बाहर के टेम्परेचर के कारण और प्रेशर के कारण, प्रेशर आप समझ गए, दबाव पड़ने से बाद में ये जो रिमेनिंग पार्ट थे प्लांट्स के, एनिमल्स के, ये धीरे धीरे फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इनसे जो गैस निकली उसका यूज हम नेचुरल गैस में करते हैं। इसके प्रेशर पड़ने पर ये जो एनिमल्स रिमेन पार्ट थे एनिमल्स के और प्लांट्स के, इनका यूज, इनसे एक लिक्विड बना जिसको नेचुरल पेट्रोलियम कहते हैं। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स जो है रिमेनिंग पार्ट होते हैं जो आज से मिलियंस ऑफ ईयर हो एनिमल्स और प्लांट्स के जो पार्ट है वो जो जमीन में दब गए उससे जो फ्यूल बना वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है। तो ये बच्चों आपको डेफिनेशन याद रखनी है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच वर buried under the earth for millions years ago converted with the heat and the pressure in the fossil fuel। मतलब हीट और प्रेशर के कारण ये रिमेनिंग जो बचे हुए सड़े गले जो जानवर और पेड़ पौधे थे ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए और इन्हीं के कारण हमको आज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मिल रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो है कोल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, मतलब ये प्लांट और एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट से बना है कोयला, ठीक है। यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने में होता है, स्टीम इंजन में होता है, बड़ी बड़ी स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। अब कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो बिजली कोयले से बनती है, इट इज नोन एज थर्मल पावर। इसे थर्मल पावर कहते हैं, मतलब कोयले से, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी बच्चों उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। इट इज नोन एज द बरीड सनशाइन। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, which fossil fuel is known as buried sunshine। कौन सा फॉसिल फ्यूल है जिसे बरीड सनशाइन कहते हैं? कोल को कहते हैं डूबा हुआ सूरज, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल, कोल का प्रोडक्शन वर्ल्ड में और इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? तो पहले हम वर्ल्ड की बात करेंगे, दुनिया में इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूएसए, जर्मनी, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। यूएसए में, जर्मनी में, रशिया में और साउथ अफ्रीका में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कोल का प्रोडक्शन है वो जर्मनी के अंदर होता है। यहाँ पर एक घाटी है, एक राफ्ट है जिसका नाम है रूर। रूर घाटी के अंदर यहाँ पर जो राइन नदी बहती है उसके चारों तरफ, उसके किनारे पर ये कोल सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में कोल का प्रोडक्शन देखें तो
सऊदी अरेबिया, कतर, यहाँ पर। इसके अलावा यूएसए के अंदर भी पेट्रोलियम मिलता है और बाद में ये दुनिया के सारे देशों में वहाँ से भेजा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम एक ऐसा मिनरल है जो लगभग कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के अंदर ही मिलता है और बहुत महंगा होता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। याद रखना बच्चों कि जो गोल्ड है उसे तो क्या कहते हैं, सनशाइन, बरीड सनशाइन कहते हैं, जबकि जो पेट्रोलियम इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। यूज टू प्रोडक्शन प्रोड्यूस द डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स एंड प्लास्टिक। अब ये जो पेट्रोलियम है बच्चों, इसका यूज जो है डीजल बनाने में, आप देखते हैं गाड़ियों में जो डलता है डीजल, प्लास्टिक बनाने में, वैक्स बनाने में, केरोसिन के अंदर पेट्रोल बनाने में होता है। तो आप सोच सकते हैं कि पेट्रोलियम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एक ही चीज से कई सारे आइटम तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड में इसका प्रोडक्शन पेट्रोलियम का बात करें तो कहाँ होता है, तो देखिए प्रोडक्शन होता है ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएसए और कतर के अंदर सबसे ज्यादा होता है। बाकी कंट्रीज के अंदर मिलता है लेकिन इतना नहीं मिलता कि उससे उस देश की नीड पूरी हो सके, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इंडिया में, अगर हम बात करें पेट्रोलियम तो कहाँ कहाँ निकलेगा, तो इट्स फाउंड इन द असम, मुंबई। देखिए मुंबई के पास समुद्र के थोड़ा सा अंदर जो है मुंबई हाई के नाम से एक छोटा सा पोर्ट है, जहाँ पर बहुत बड़ी रिफाइनरी है जहाँ से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है। फिर आ जाएगा गोदावरी और कृष्णा रिवर। और अगर आपको पता हो तो राजस्थान में पचपदरा, नागौर के अंदर अभी कुछ सालों के अंदर 2015-16 के अंदर पेट्रोलियम की खोज की गई, तो राजस्थान में भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। कई सारे यहाँ पर पेट्रोलियम के कुएं हैं जो आपको बाड़मेर के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं तीसरा हमारा फॉसिल फ्यूल है नेचुरल गैस। ये वही गैस है बच्चों जिसका यूज हम लोग अपने घर पर एलपीजी सिलेंडर के थ्रू खाना पकाने में करते हैं, गैस जलाने में करते हैं। तो देखिए अब इसका यूज होता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में और घर के अंदर इसका यूज होता है। और इसका प्रोडक्शन अगर हम देखें बच्चों तो रशिया, यूके और नीदरलैंड में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। और इंडिया की अगर बात करें तो जैसलमेर, राजस्थान के अंदर जैसलमेर एक इतनी फेमस जगह है जहाँ पर कई सारे नेचुरल गैस के कुएं आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा के अंदर भी कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पर भी ये नेचुरल गैस निकलता है कोस्टल एरिया के पास में, और त्रिपुरा के अंदर भी ये हमको मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिडन पावर। हिडन पावर कह दीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए, या फिर हिंदी में कहें तो पानी से जो बिजली बनती है वो हिडन पावर कहलाती है। वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हिडन एनर्जी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है कि रेन वाटर और रिवर के वाटर को बड़े बड़े डैम बनाकर कलेक्ट किया जाता है बहुत ऊंचाई पर, और वहां से इस पानी को तेजी से नीचे गिराया जाता है। बड़े बड़े डैम जो होते हैं उनके गेट खोले जाते हैं, नीचे टरबाइन लगे हुए होते हैं। आप जब साइंस पढ़ेंगे तो आप यहाँ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। टरबाइन जो होते हैं उसके ऊपर वो पानी बड़ी तेजी से गिरता है, टरबाइन घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, हिडन पावर कहते हैं, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो देखिए रेन वाटर, रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम एंड फॉर द जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। बड़े बड़े डैम्स में वाटर को कलेक्ट करते हैं और उससे बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है, मतलब पानी से बिजली सबसे ज्यादा कहाँ बनती है। तो देखिए बेटा, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना। पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना के अंदर सबसे ज्यादा हिडन इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इंडिया के अंदर भी बनती है। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े डैम हैं, बड़े बड़े जो बांध बनाए गए हैं, वहां पर हिडन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है। तो देखते हैं इंडिया में कहाँ बनती है। भाखड़ा नगर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली डैम। ये याद रखना बच्चों, इंडिया के अंदर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ होती है, तो ये सारे डैम के नाम है, बड़े बड़े बांधों के नाम है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
अभी तक कन्वेंशनल रिसोर्सेज वाला टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया। हमने पढ़ा है फायरवुड, हमने पढ़ा है कोल, इसी के साथ में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और हिडन एनर्जी। ये सारे रिसोर्स कन्वेंशनल रिसोर्स कहलाते हैं, मतलब जिनका यूज इंसान बहुत लंबे समय से कर रहा है। अब हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से रिसोर्स हैं जिनका यूज पिछले कुछ सालों से इंसान ने शुरू किया है, या कौन कौन सी नई डिस्कवरीज की है, नई खोज क्या की है, किस तरह से ये पावर एनर्जी जो है रिसोर्स बने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। पहला है सोलर एनर्जी। आप सबको पता है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है सोलर एनर्जी। सन की जो हीट होती है उस हीट का यूज करते हैं, एक पैनल बनता है, उस पैनल को खुली जगह पे रखते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से सन की हीट आती है। ज्यादातर वर्ल्ड के अंदर वे रीजन, टॉरिड रीजन या टेम्परेट रीजन, जहाँ पर पूरे सारे सन की जो है वो हीट डायरेक्ट आती हो, वहाँ पर सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यहाँ पर सोलर एनर्जी जब पैनल पे गिरती है तो पैनल गर्म होता है, पैनल गर्म होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज आज की तारीख में घर घर बिजली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दूसरा, आप देखते हैं ट्रैफिक लाइट जो हमारी लगती है आजकल, ये भी इससे लगने लगी। जो रोड लाइट्स है, ये जो एलईडी लाइट्स है, ये भी जो है वो सोलर पावर से चलती है। और इसके अलावा इसका यूज देखिए आप कहाँ होता है, यूज इज सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर एंड द लाइटिंग ट्रैफिक लाइट। तो सोलर एनर्जी आप सोच सकते हैं बच्चों के बहुत बड़े लेवल पर हम लोग यूज करते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज है। सेकंड आ जाते हैं विंड एनर्जी पर। अब ये भी आपके लिए जाना हुआ नाम है विंड एनर्जी। आपने पवन चक्की देखी होगी, विंड मिल देखी होगी, बहुत ऊंचा एक कह सकते हैं पोल होता है, उसके ऊपर जो है लेड लगाई जाती है, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की लेड लगाई जाती है और ऐसी जगह लगाई जाती है जहाँ पर हवा बहुत तेज हो। जब हवा आती है तो ये लेड जो है घूमने लगती है। इन लेड का कनेक्शन टरबाइन से होता है। जब लेड घूमती है, पत्तियां घूमती है पवन चक्की की, तो जितनी तेजी से घूमेगी उतनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बच्चों इस तरह से विंड एनर्जी बनती है, जिसका यूज विलेज रीजन के अंदर या बहुत ही माउंटेनियस रीजन के अंदर, कोस्टल रीजन के अंदर किया जाता है। आसपास के एरिया के अंदर बिजली की सप्लाई करने के लिए होता है इसका यूज। ठीक है, तो देख लेते हैं विंड एनर्जी। एनर्जी मेड बाय द विंड मींस इन द कोस्टल एंड द माउंटेन रीजन। कोस्टल रीजन का मतलब समुद्र के पास वाला रीजन, और माउंटेन रीजन बहुत ऊंचे होते हैं, इसलिए वहां पर आपको पता है पर्वतों पर, माउंटेन्स पर हवाएं बड़ी तेज चलती है। और कोस्टल एरिया चारों तरफ समुद्र और खुली जगह होती है, इसलिए यहाँ पर भी जो विंड है वो बहुत फास्ट फ्लो करती है। इसीलिए रीजन के अंदर सोलर ये जो विंड एनर्जी है ये जनरेट होती है। अब वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएसए के अंदर भी जो है इनका प्रोडक्शन होता है। इंडिया की बात करें तो बच्चों कई जगह पर मोस्टली जो कोस्टल प्लेन है वहाँ इनका प्रोडक्शन होता है। साथ ही अगर आप देखें जोधपुर से थोड़ा बाहर निकले, ओसियम की तरफ जाए और छोटे छोटे गांवों के अंदर कई ऊंचे पहाड़ों पर आपको ये विंड मिल्स मिल जाएगी, पवन चक्कियां लगी हुई मिलेगी, जहाँ पर विंड एनर्जी जनरेट होती है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा हमने कन्वेंशनल रिसोर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में अभी तक हमने सिर्फ दो रिसोर्स पढ़े हैं, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। आगे हमारे 2-3 टॉपिक और बचते हैं। बायोगैस बच जाता है, टीडल एनर्जी बच जाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी बचेगी। साथ ही हम लोग बच्चों बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पावर रिसोर्सेज, इनके फायदे क्या हैं और हमारे एनवायरनमेंट को इन रिसोर्सेज से नुकसान क्या हो रहा है। और हम ये भी जानेंगे कि इन नॉन जो कन्वेंशनल रिसोर्स है इनको डेवलप करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल हम वापस मिलेंगे, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानेंगे, फायदे और नुकसान दोनों ही जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक